बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर की ये 6 सब्जेक्ट्स के पास पेपर को डिस्कस करना है। इस्लामियात, रियाजी यानी कि मैथमेटिक्स, उर्दू, फिज़िक्स, इंग्लिश और बायोलॉजी। बायोलॉजी में ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों आएंगे। ये 6 सब्जेक्ट्स को मैंने आज पास पेपर कंसल्ट किए थे। पास पेपर्स में जो जो आपके क्वेश्चन मुझे नज़र आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज हमारा वीकली रिवीजन टेस्ट भी है। पैडागोजी को तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है। 3 हमारे टॉपिक्स हो गए हैं, सिर्फ एक टॉपिक रह गया है। तो मैंने इस पैडागोजी के हवाले से ये 6 सब्जेक्ट्स के पास पेपर्स को काफ़ी देर देखा है। उनमें से मैंने जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे ना, जो बार बार आ रहे थे इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स में, वो मैंने ये अलहदा किए हैं जी। तो आज हम वही क्वेश्चन सारे डिस्कस करते हैं। इससे एक तो आपको पता चल जाएगा कि एफपीएससी में किस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। स्टेटमेंट समझना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको स्टेटमेंट समझने की समझ आएगी। और दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जो टेस्ट प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, जो हमारे नोट्स हैं, वो किस हद तक आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। जो 20 क्वेश्चन मैंने निकाले थे, 20 के 20 आप मेरे साथ साथ करेंगे और आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना है कि आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ कोग्निटिव डोमेन इन ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी की जो कोग्निटिव डोमेन है, उसका प्राइमरी फोकस क्या है। नंबर 1 इमोशनल डेवलपमेंट, नंबर जिसमें बी है ऑप्शन इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड नॉलेज, फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि कोग्निटिव डोमेन जो है वो किस पे फोकस करती है। इमोशनल पे करती है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे करती है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन पे करती है, या वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स पे करती है। तो आपको पता होना चाहिए जो कोग्निटिव डोमेन है वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड नॉलेज पे फोकस करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हाउ डिड लॉरेन एंडरसन एंड डेविड कैथरोल रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन टर्म ऑफ कोग्निटिव डोमेन। कहता है जी, लॉरेन एंडरसन और डेविड कैथरोल ने जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी को रिवाइज किया था, आपको पता है 1956 में आपको ब्लूम्स में ये इसको पेश किया था, और 2001 में उसके ही शागिर्द थे ये, उसके स्टूडेंट्स, उन्होंने इसको रिवाइज किया था उसको। तो उसमें उसने कोग्निटिव डोमेन को ही रिवाइज किया था। तो क्या इसमें उन्होंने चेंजिंग की थी, आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए है जी, they added more categories in cognitive domain. They rearranged the categories and changed their names from noun to verb form. C है जी, they introduced a separate taxonomy for psychomotor skills. They expanded the effective domain. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डेविड कैथरोल ने जो रिवाइज टैक्सोनॉमी की थी, उसमें क्या चेंजिंग की थी। उसमें बी वाला ऑप्शन था, दे रीअरेंज द कैटेगरीज एंड चेंज दियर नेम फ्रॉम नाउन टू वर्ब। नाउन से उन्होंने जैसे नॉलेज को नोइंग कर दिया था, ठीक है, एप्लीकेशन को अप्लाइंग कर दिया था, ठीक है। इसी तरह उन्होंने एंड वाले जो दो आपके थे ना, दो उसके कोग्निटिव डोमेन के जो आपके एंड वाले थे दो, उनको उन्होंने आपस में इंटरचेंज भी कर दिया था, ठीक है जी। क्रिएटिंग और सिंथेसिस को उन्होंने आपस में इंटरचेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, in the infective domain of Bloom's taxonomy, what does it primarily focus on? ब्लूम्स टेक्सोनोमी का जो इफेक्टिव डोमेन है उसका किस चीज़ पे फोकस होता है। फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन, नॉलेज एंड फैक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी इफेक्टिव डोमेन है वो किस पे फोकस करती है जी, वो इमोशनल एस्पेक्ट्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स पे फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हाउ मैनी लेवल्स आर देयर इन साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के साइकोमोटर डोमेन के कितने लेवल्स हैं। 3 है, 5 है, 6 है, या 7 है। तो आपको पता होना चाहिए इसके 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म पैडागोजी इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो पैडागोजी टर्म है उसकी क्या सिग्निफिकेशन है। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इट डिनोट्स द टेक्निक्स यूज फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट, it encompasses the study of teaching and how consent is presenting to students, it presents the assessment methods employed in education। इसमें आपने देखना है कि पैडागोजी की जो बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पता होगा तो आप इसमें जो है ना देख लेंगे कि इसमें जो आपकी पैडागोजी है, पैडागोजी आपकी बेसिकली जो है आपकी टीचिंग मेथड्स पे जो है ना फोकस करती है कि किस तरीके से आप जो है ना कंटेंट जो आपने पढ़ाना है बच्चों को, जो भी आपका लेक्चर है आप कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट डिस्टिंग्विश फॉर्मेटिव असेसमेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को दूसरी टाइप जो असेसमेंट किया उसमें ये कैसे ये डिफर करती है। इट असाइंस न्यूमेरिकल वैल्यूज टू एट्रीब्यूट्स, इट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड, इट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग लर्निंग,
इट कंपेयर्स एंड इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस टू द लार्जर ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका जो करेक्ट आंसर है, इट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग लर्निंग। ये ड्यूरिंग लर्निंग आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, एंड पे आपकी समेटिव असेसमेंट होती है, डायग्नोस्टिक होती है, जो आपने जो है ना मसला डायग्नोज करना होता है, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, अडेप्टिव असेसमेंट, वो सारी की सारी ऑथेंटिक असेसमेंट वो मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो इसमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, which type of assessment is most likely to involve real world application and performance in context। कहती है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को जो कौन सी असेसमेंट है वो असेस करती है। समेटिव असेसमेंट है, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है, अथेंटिक असेसमेंट है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अथेंटिक असेसमेंट जो है ना वो आपकी कहाँ पे होती है, जो आपकी रियल लाइफ वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उनको असेस करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू असाइन ग्रेड्स टू लर्नर्स, टू वैल्यूएट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, टू असेस प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग नीड्स, टू कंपेयर द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू अ लार्जर ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट स्टूडेंट्स की नीड्स को, स्टूडेंट्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कहाँ पे मसला आ रहा है, वो आपने देखना होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट के ज़रिए से। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो लर्निंग नीड्स वाला है ना यहाँ पे, ठीक है जी, टू असेस प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग नीड्स, यहाँ पे जो है ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट के करीब करीब ये वाला ऑप्शन है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिस्टिंग्विश नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट फ्रॉम क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में क्या फ़र्क है? नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट मेजर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, criterion reference assessment to compare performance to the larger group, norm reference assessment use rubrics and scoring guides, criterion reference assessment assign numerical values to attributes। आपको पता होना चाहिए जो आपका नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट होती है कि जो भी आपने कोई भी कानून आपने बना दिया है, कोई भी आपने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नॉर्म रेफरेंस होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक नंबर सेट कर लिया, फॉर एग्जांपल 100 में से 33 वाला पास होगा, तो आपने देखना है कि उस बच्चे के 33 से कम आए हैं या 33 से ज़्यादा आए हैं। हमने ये नहीं देखना कितने हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि 33 से ऊपर है या नीचे है, उसको हमने रेफरेंस मानना हुआ है, वो हमारा नॉर्म है। और एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन होता है कि आपने क्राइटेरिया रख दिया है कि इस ग्रुप में से आपने बताना है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। आपने पूरे बोर्ड का या पूरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं सिर्फ देखना, एक आपने लार्ज ग्रुप का देखना होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस आपका ग्रुप के वाले से होता है, और नॉर्म आपका जो होता है वो एक आपका स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपका जो पहला है ना, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट मेजर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच असेसमेंट टाइप्स इन्वॉल्व्स लर्निंग रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस। जो लर्नर है अपनी अपनी ही जो उनकी जो प्रोग्रेस है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको खुद ही वो रिफ्लेक्ट करते हैं। वो कौन सी आपकी असेसमेंट होती है? परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है, सेल्फ असेसमेंट होती है, पोर्टफोलियो असेसमेंट होती है, या डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए सेल्फ असेसमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? टू रिएक्टिवली एड्रेस द स्टूडेंट बिहेवियर, टू एस्टैब्लिश कॉन्सिक्वेंसेज फॉर रूल वायलेशन, to create a conducive learning environment and prevent disruptions, to involve parents and guardians in disciplinary actions। आपको पता है जो आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस होता है लर्निंग एनवायरनमेंट को एनहेंस करना। आपने सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का कंपोनेंट में से कौन सा है? इशूइंग वार्निंग फॉर स्टूडेंट मिसबिहेवियर, implementing disciplinary actions, teaching and enforcing classroom rules and routines, theoretical models of classroom discipline। तो आपको पता है जो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट का ताल्लुक होता है रूल्स के साथ, क्लासरूम रूल्स के साथ। टीचिंग एंड इन्फोर्सिंग क्लासरूम रूल्स एंड रूटीन्स। अब नीचे क्वेश्चन है जी, हाउ डज क्लासरूम मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम डिसिप्लिन। क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम डिसिप्लिन में क्या फ़र्क है? इसका ऑप्शन है दी क्लासरूम मैनेजमेंट इज प्रोएक्टिव वाइल डिसिप्लिन इज रिएक्टिव। बी है दी क्लासरूम मैनेजमेंट फोकसेस ऑन कॉन्सिक्वेंसेज फॉर मिसबिहेवियर।
सी है डिसिप्लिन इन्वॉल्व सेटिंग क्लासरूम रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। डी है द क्लासरूम मैनेजमेंट ओनली इन्वॉल्व टीचर वाइल डिसिप्लिन इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसमें आपका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। जो मैनेजमेंट होती है, क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, वो आपकी क्लास शुरू होने से पहले जो आपने रूल्स सेट करने होते हैं, और जो डिसिप्लिन होता है वो आप उस रूल्स की वायलेशन के मुताबिक जो आपने बच्चों के ऊपर कोई पेनल्टी का सज़ा देनी होती है वो डिसिप्लिन होता है। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन जो है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट इज प्रोएक्टिव, पहले है, और जो डिसिप्लिन है वो रीएक्टिव है, मीन्स के बाद के काम है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यूजिंग डिसिप्लिनरी एक्शन कंसिस्टेंटली, एस्टैब्लिशिंग रैपिड एंड पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन रूल एनफोर्समेंट, इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रिक्ट लेआउट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द क्लासरूम। तो आपने बताना है कि जो लर्निंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। वो जो उसका बेहतरीन तरीका होता है जी बी वाला, एस्टैब्लिशिंग रैपिड एंड पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डज डिसिप्लिन टिपिकली कम इनटू प्ले इन द क्लासरूम। जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन व्हाट डज डिसिप्लिन टिपिकली कम इनटू प्ले, कि आपने डिसिप्लिन कब आप जो है ना क्लासरूम में प्ले करते हैं, मीन के डिसिप्लिन कब आप अमल में लाते हैं। तो आपको इस ऑप्शन में पढ़ लें। एज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट डिसरप्शन व्हेन टीचर्स एस्टैब्लिश क्लासरूम रूल्स, इन रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर और रूल वायलेशन, ड्यूरिंग टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। तो आपको पता ना चाहिए जो डिसिप्लिन है ना, जो डिसिप्लिन का वर्ड होता है कि आपने जब रूल्स को वायलेट करता है ना, को मिसबिहेव करता है, उस पर जो पेनल्टी होती है वो आपका डिसिप्लिन होता है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज एंड्रागोजी। एंड्रागोजी क्या है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो पैडागोजी है, पैडागोजी होती है बच्चों की लर्निंग, बच्चों को पढ़ाना, और एंड्रागोजी होती है अडल्ट को पढ़ाना, बड़ों को पढ़ाना। द थ्योरी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग एडल्ट्स, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन नहीं, ये अडल्ट की लर्निंग होती है एंड्रागोजी में। क्वेश्चन नंबर 17 इन पैडागोजी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म सीपीडी। सीपीटी, सीपीटी की जो जो सिग्निफिकेंस क्या है? तो सीपीटी कहते हैं कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये वाला टॉपिक अभी हमारा रहता है, ठीक है जी। 3 टॉपिक्स हमने कर लिए थे, ये वाला टॉपिक अभी रहता है, इनको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ माइक्रो टीचिंग एज पैडागोजिकल टेक्निक्स। ये भी टॉपिक अभी हमारा रहता है माइक्रो टीचिंग वाला। माइक्रो टीचिंग होता है जी टीचर्स को पढ़ाना, ट्रेनिंग करवाना टीचर्स की, ठीक है जी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है जी, ये है जी बी वाला, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेटर टू प्रैक्टिस एंड इंप्रूव द टीचिंग स्किल्स, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन पैडागोजी। ये भी हमारा अभी रहता है, इसको अभी हमने नहीं किया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेसन प्लानिंग व्हाट डज टर्म डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ये हमने किया हुआ है, आपको आना चाहिए। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? टीचिंग द सेम कंटेंट्स टू ऑल स्टूडेंट्स इन द सेम वे, adapting instruction to meet the diverse need of students, taking into account their abilities and learning styles, planning lessons slowly based on standardized testing requirements, using technology to deliver lessons in the classroom। तो आपको पता है जो डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है पिछले हफ्ते में, कि ऐसी इंस्ट्रक्शन आपने इस तरह का लेसन प्लान करना है कि उसमें जितने भी आपके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड है, मुख्तलिफ उनकी जो लर्निंग स्टाइल है, हर बच्चे का अपना अपना तरीका है पढ़ने का। तो आपने हर बच्चे को फोकस करना है, हर बच्चे की नीड को वो पूरा कर रहा हो। तो ये आपका जो है ना बी वाला, अडेप्टिंग सेक्शन टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट्स। सबकी डाइवर्सिटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है जी। इट टेकिंग इनटू अकाउंट द एबिलिटी एंड लर्निंग स्टाइल, हर बच्चे का अलग अलग स्टाइल होता है, सबको वो फुलफिल कर रहा हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।